हार्दिक स्वागत और हार्दिक नमस्कार। मेरी क्लास के लिए आप सब ने जितना उत्साह दिखाया है, आप सभी का हृदय से मेरा बहुत धन्यवाद। और आज की इस टेस्ट सीरीज़ में कुछ ऐसे प्रश्नों का संकलन है जो भविष्य में किसी न किसी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। गाहे बिगाहे मैंने इन प्रश्नों को कभी ना कभी आपसे क्लास में या हो सकता है कभी यूट्यूब पर भी डिस्कस किया हो। एक आध प्रश्न, दो प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा परंपरागत ढंग से रिपीट होने की टेंडेंसी लिए हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सब जल्दी से क्लास में आइए और आज की हम लोग टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, ये संबंध जाता है नवपाषाण काल तक। बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये कह रहा है कि ये बताइए प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से मिली है। और गुड्डीमल्लम, मथुरा, गांधार और संगनकल्लू। अब जब मैंने आपसे नवपाषाण काल कह दिया तो ये ऑलरेडी ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका संबंध नवपाषाण काल से है नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए सही जवाब है गुड्डीमल्लम। और आप सबको रिप्लाई भी करना है, खाली बैठना नहीं है किसी को। और कोशिश करिए कि हड़बड़ी ना करें, आराम से जवाब दें। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनमें आपको काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, काफ़ी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। गुड्डीमल्लम है, ये दक्षिण भारत में ये है। और अगला प्रश्न आप देखिए क्या कह रहा है। आपके सामने दूसरा प्रश्न है और ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर या फिर जो कलाकृतियां हैं टेराकोटा, उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, निरूपण नहीं हुआ है। इस युग्म को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि किसका चित्रांकन या किसका निरूपण नहीं हुआ है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। शेर, घोड़ा और गाय और ऊँट है। हाथी, सांप, बारहसिंगा, गैंडा है। गैंडा, गाय, घोड़ा है। बाघ और शेर और एक श्रृंगी पशु है। और मुझे लग रहा है कि इसमें अगर आप सही आइडेंटिफाई कर पा रहे हो विकल्प तो रिप्लाई कर दीजिए, और अदरवाइज़ मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। और इसमें सही जवाब है ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर इन 4 पशु युग्मों का चित्रांकन नहीं हुआ है और ना ही इन पशुओं की मृण मूर्तियाँ मिलती हैं। मैंने हमेशा क्लास में भी आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा। कुबड़ वाले बैल का चित्रांकन है ना, कुबड़ वाला बैल है ऑलरेडी, लेकिन गाय नहीं है। एक बात, गाय नहीं है। घोड़े का चित्रांकन कहीं भी नहीं है, आपको पता है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा अक्सर भी आया है कि ये बताइए घोड़े का कंकाल कहाँ से मिलता है। तो सुरकोटदा से मिला है घोड़े का कंकाल, ये बात भी क्लियर है आपको। और शेर का चित्रांकन कतई नहीं है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। बाघ का चित्रांकन तो है, जैसे आपके यहाँ पर दिए गए विकल्पों में बाघ है, तो बाघ का चित्रांकन हुआ है, लेकिन शेर नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मुहर है उसमें बाघ का चित्रांकन हुआ है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि बाघ के चित्रांकन वाली या व्याघ्र के चित्रांकन वाली एकमात्र जो मुहर है वो कहाँ से मिली है। तो ये भी आप जवाब अगर दे पाएंगे तो ठीक ही है। और मैं बता रहा हूँ आपको, वो कालीबंगा से है। व्याघ्र अंकित मुहर कालीबंगा से है, मतलब बाघ का चित्रांकन हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक चित्रांकन एक काल्पनिक पशु, एक श्रृंगी बैल या एक श्रृंगी पशु या फिर यूनिकॉर्न, इसको इंग्लिश में यूनिकॉर्न भी कहा गया है, इसका चित्रांकन सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, तो ये बात भी आपकी क्लियर हो रही है। ऊंट का चित्रांकन भी नहीं है। इवन कि ऊंट की हड्डियां या ऊंट का कंकाल हमारे पास कालीबंगा से मिलता है। कहना यह है कि इन पशुओं से ये परिचित तो हैं हड़प्पावासी, लेकिन इन पशुओं का चित्रांकन उन्होंने अपने मुहरों पर या मृदभांडों पर या फिर टेराकोटा पे किया नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये बात अच्छे से क्लियर हो रही है। गाय, घोड़ा, शेर, ऊंट। और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में नहर का साक्ष्य भी नहीं है। ठीक है, एक अपवाद है, केवल एक अपवाद है, मैं बता रहा हूँ आपको।
इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और वो स्थल है मालवण। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी नहरों की परंपरा नहीं है, लोहे का साक्ष्य नहीं है हड़प्पा सभ्यता में, ये पता है आपको। गन्ने की खेती के साक्ष्य हमारे पास नहीं है, गन्ना नहीं है। रेशम की हमारे पास किसी भी तरह की कोई उपस्थिति के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं है। इतनी बातें और इतने सारे प्रश्न आपके इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। और अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का ही प्रश्न है, और ये कह रहे हैं कि फेयर सर्विस ने हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को आनुष्ठानिक केंद्र या फिर सेरेमोनियल सेंटर के रूप में या स्पिरिचुअल सिटी के रूप में पहचान की है या बताया है। आपके पास दिए गए 4 विकल्पों में हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल हैं, और आपको जवाब देना चाहिए। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अनुष्ठानिक केंद्र, अनुष्ठानिक नगर, तो आपको जवाब यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, मोहनजोदड़ो है। तो हड़प्पा सभ्यता के ये 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगला प्रश्न आपका वैदिक काल से है संभवतः। हाँ ठीक है, ऋग्वेद में इन देवताओं का निवास स्वर्ण निर्मित सहस्त्र द्वार महलों एवं त्रिधातु वाले भवनों में बताया गया है। तो एक बार ऐसे भी आया, शायद यूपीएससी ने पूछा था कि ये बताइए किस वैदिक देवता का निवास 1000 स्तंभों वाले भवनों में बताया गया है, ऐसे करके भी पूछा गया है। तो यहाँ पर युग्म दिए हुए हैं, और एक युग्म तो कॉमन है, वरुण तो है ही, ये निश्चित है। वरुण के अलावा और दूसरे देवता कौन है जिनका निवास 1000 स्तंभों वाले भवनों में और 3 मंजिले भवनों में बताया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दे सकते हैं आप। एक वरुण है, ये क्लियर कर दिया, दूसरा देवता आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आई थिंक बिल्कुल ठीक है, और सही जवाब है वरुण एवं मित्र। ध्यान रखिएगा, वरुण को ही अहुरमज़दा कहा गया है, ध्यान रखिएगा, वरुण को ही अहुरमज़दा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इनकी एक उपाधि है असुर, न्याय का देवता भी हैं, और पापियों को दंड भी देते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, वरुण जल देव भी हैं। पृथ्वी पर मौजूद जल का स्वामी कौन है? वरुण है। वायु में व्याप्त जल का स्वामी कौन है? इंद्र है, यानी कि वर्षा का देवता और वायु में व्याप्त जल का स्वामी इंद्र है। जैसे ही वो जल बरस के और धरती पर आ जाता है, धरती के संपर्क में आ जाता है, तो उनके स्वामी वरुण है। वरुण को जल देव कहा गया है, ध्यान रखिएगा। जिनकी शक्तियों से नदियों, झीलों, झरनों आदि में जल प्रवाहित होता है, तो वो है वरुण। क्लियर हो रही है बात? कहीं पर कोई संदेह हो तो मुझे सूचित करिएगा, आपको आपके डाउट्स क्लियर रहने चाहिए। दूसरी बात यह है, परीक्षा भवन में आपको जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। और अब आपके पास ये अगला प्रश्न बेहद सटीक ढंग से आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस शासक या शासकों की उपाधि देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि है? तो किन शासकों का संबंध है देवानाम प्रिय से? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, अशोक, बृहद्रथ, दशरथ और हर्षवर्धन। और विकल्प केवल एक और 2, 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि सभी का संबंध। तो अब आपको सही विकल्प चुनना है, और आप मुझे उम्मीद है जवाब दे पाएंगे। देख के जवाब दीजिए। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अशोक और दशरथ तो ऑलरेडी है ही। अशोक का पौत्र दशरथ, जिसने अपने पितामह की परंपराओं का अनुकरण करते हुए उसने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि ली। और आपको जानना चाहिए कि आगे हर्षवर्धन भी अपने आप को देवानाम प्रियदर्शी कहते हैं। तो तदनुसार यहाँ पर सही जवाब होगा 1, 2 और 4। ठीक है, बृहद्रथ को छोड़ दीजिए, वो अंतिम मौर्य सम्राट हैं। पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या करके और फिर शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक जा रहा है? मुझे बताइए। और जैसा कि आपकी वर्तमान टेस्ट सीरीज़ चल रही है और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर से ज़रूर देख पा रहा हूँ कि बहुत से छात्र केवल ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दबाजी में जवाब दे रहे हैं। जल्दबाजी में जवाब देना आपके लिए परीक्षा भवन में घातक होगा और यहाँ भी घातक है।
तो इस आदत से आपको छुटकारा पाना है और मेरे साथ आप परीक्षा भवन तक जुड़े रहिए और आपके हो सकता है ऐसा एक सुखद संयोग बने जैसा कि अभी पीसीएस की परीक्षा में बना। कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके सिलेक्शन में निर्णायक रोल प्ले कर सकते हो, उनका डिसाइडिंग रोल आपकी टेस्ट सीरीज से मिल जाए। तो फिलहाल इस प्रश्न को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, गजारोही प्रकार की मुद्राएं। गजारोही मतलब हाथी पर बैठे हुए। गजारोही प्रकार की मुद्राएं सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने जारी की? स्कंदगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, कुमारगुप्त प्रथम हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दे पाएंगे जल्दी से रिप्लाई करिए। और बिल्कुल ठीक दे रहे हैं जवाब कुछ लोग, और यहाँ पर हैं जवाब कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम गजारोही प्रकार की मतलब हाथी पर सवार, हाथी पर आसीन शासक का चित्रांकन, ये परंपरा की शुरुआत कुमारगुप्त प्रथम ने शुरू की। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो ले सकते हैं इस प्रश्न का। और अगला प्रश्न आप देखिए, और हमेशा से वेरी इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है और रिपीट होने वाले प्रश्नों की परंपरा में है ये प्रश्न। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब 100% छात्र दे पाएंगे। अग्निकुल राजपूत समूह को पहचानना है, प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चाहुमान। और बिना कुछ कहे हुए आप ध्यान रखिएगा, ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी विकल्पों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये है प्रतिहार, परमार और सोलंकी और चाहुमान। क्लियर हो रहा है? और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न कई बार इस तरह से आया है कि ब्रह्म क्षत्रिय कुल के वंश कौन से हैं? ब्रह्म क्षत्रिय यानी कि ऐसे राजपूत वंश, राजपूतों के ऐसे वंशज जिनके पूर्वज ब्राह्मण और राजपूत माता पिता की संतानें ब्रह्मक्षत्र परंपरा से संबंधित की जाती हैं या संदर्भित की जाती हैं। तो इसमें दो वंश विशेष तौर पे याद रखिएगा आप, एक तो परमार हैं और दूसरे सेन हैं। ठीक है, ब्रह्मक्षत्र परंपरा से जुड़े हुए परमार और सेन हैं। क्लियर हुई बात? अब एक बार ये प्रश्न लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने पूछा और उसमें परमार और सेन दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन में है प्रतिहार। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रतिहारों ने भी अपना पूर्वज एक हरिश्चंद्र ब्राह्मण को बताया है, हरिश्चंद्र ब्राह्मण को बताया है, ध्यान रखिएगा। तो तद अनुसार अगर आपके पास विकल्प में परमार और सेन ना हो, तब आप ब्रह्मक्षत्र परंपरा के अंतर्गत प्रतिहारों को भी रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? बढ़िया से है। और ये अग्निकुल का समूह कहाँ मिलता है ये बता सकते हैं आप मुझे चाहें तो। अग्निकुल के समूह की जो इसका साक्ष्य है तो पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, उसमें ये अग्निकुल का सिद्धांत है। और अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब भी सही आएगा। कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद मोहम्मद शाहाबादी ने किस नाम से किया? तो ये तो पता चल पा रहा है आपको कि कल्हड़ की एक पुस्तक है जिसका नाम है राज तरंगिणी। ठीक है, और देखा जाए तो ये प्रथम ऐतिहासिक घटनाओं का निरूपण करने वाली पुस्तक है और लिखा कल्हड़ ने है। तो ये भी पता चल रहा है कि इसका फारसी अनुवाद मोहम्मद शाहाबादी ने किया है। 3-4 प्रश्न तो इसी में मिल रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि भाई इसका अनुवाद किस नाम से हुआ है। तो जवाब आप अगर दे पाएँ तो ठीक ही है, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत करीबी जवाब हैं इसमें, और ये है बहरुल अस्सार। कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी का जो फारसी अनुवाद मोहम्मद शाहाबादी ने किया वो बहरुल अस्सार के नाम से किया है। तो अब यहाँ पर 3 विकल्प और हैं, आयार दानिश है, जामे रशीदी है और कलीला व दिमना है। आपको ये पता रहना चाहिए कि इन पुस्तकों का क्या रोल है। तो अब यहाँ पर आपके सामने है ये आयार दानिश, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयार दानिश अबुल फजल के द्वारा कालिया दमन का फारसी अनुवाद है। ध्यान रखिएगा, कालिया दमन का फारसी अनुवाद आयार दानिश है। ठीक है, अबुल फजल ने किया है। फिर देखिए यहाँ पर ये विकल्प है जामे रशीदी, मौलाना शेरी के द्वारा। जामे रशीदी
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी एक बढ़िया प्रश्न आपको मिल रहा है। जामे रशीदी मौलाना शेरी के द्वारा किया गया फारसी अनुवाद है। किसका? हरिवंश पुराण का। ठीक है। और कलीला व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि ये बताइए पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाता है, तो वो है कलीला व दिमना। तो एक बात और है यहाँ पे कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद मुझे बताएंगे आप, और पता होगा आपको, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद भी है और वो कहलाता है अनवार सुहेली। ठीक है, तो इसको भी कॉमन प्रश्न है, गलत ना हो। और एक और पंचतंत्र का दूसरा फारसी अनुवाद है और वो कहलाता है नौशीरवां। डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं? मेरा अनुरोध है कि इसी तरह आप लगातार मेरे क्लास में जुड़िए और आपको बहुत क्लियर कट ढंग से बहुत सारी जानकारियां आपको एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ में मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे साथ स्थायी तौर पर जुड़ना चाहें, मेरी एक टेस्ट सीरीज़, जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन मेरी एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। एक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं, जैसी कि सूचना मैंने हमेशा आपको दी है, और ये प्रश्न पत्र हमेशा इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित होते हैं। इट मीन्स कि लगभग 42 से 41 प्रश्न प्रत्येक खंड में होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। प्रश्नों का स्तर आप देख सकते हैं, जैसा कि क्लास में है वैसा ही टेस्ट पेपर में भी है। और अगर आप इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो निःशुल्क मॉडल पेपर के तौर पे कुछ पेपर्स आप मंगा भी सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करना होगा। और हाँ, एक सूचना मैं आपको और देना चाहता हूँ कि हम लोगों की एक क्लास की एक बुकलेट है, जिसे मैंने आपको आपकी परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षोपयोगी दृष्टि से तैयार करवाया है, जिसमें सारी सूचनाएं पूरी की पूरी प्रामाणिक ढंग से संकलित की गई हैं। और ये पुस्तक आप देख पा रहे होंगे, हमेशा मैंने आपको बताया है, ये 250 पन्नों की बुकलेट है। ये 250 पन्नों की बुकलेट है। ठीक है, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी की, टीजीटी की, केवीएस की, इवन कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस और लोअर की परीक्षाएं भी दे रहे हैं, अदर स्टेट लेवल की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं भी दे रहे हैं, तो ये बुकलेट सामान्य रूप से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इस बुकलेट को मंगवा सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कि इस बुकलेट में केवल परीक्षोपयोगी टॉपिक को प्रामाणिक ढंग से कवर करने की कोशिश की गई है, किसी बुक का पर्याय नहीं है। ये 250 पन्ने की बुकलेट है। अधिक जानकारी आप व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने नायब ममालिकात के रूप में तुर्की अमीर ऐतगीन की नियुक्ति की? ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्ताना, मसूद शाह, बहराम शाह या फिर बलबन। तो जवाब आपको पता ही है और इसमें सही जवाब है बहराम शाह। ये प्रश्न कई बार घुमा फिरा के अलग अलग ढंग से पूछा गया है। और ये प्रश्न कुछ ऐसे भी है कि ये बताइए कि नायब ममालिकात का पद किसके काल में सृजित हुआ? किस सुल्तान ने नायब ए ममालिकात के पद का सृजन किया? तो वो वही है, कौन? बहराम शाह। इस पद पर किसकी नियुक्ति हुई पहली बार? तो ऐतगीन की नियुक्ति हुई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं, बलबन ने एक नया विभाग बनाया था, दीवान आरिज। बात क्लियर है आपको? सैन्य विभाग था ये। बलबन ने एक नए विभाग की स्थापना की, दीवान आरिज, और इसका जो अधिकारी है वो कहलाता है आरिज ए ममालिक। तो सैन्य विभाग का संस्थापक है बलबन। अब ये पूछा गया है कि ये बताइए कि आरिज ए ममालिक के पद पर सर्वप्रथम किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई? जवाब दे पाएंगे आप, और अगर चाहें तो जवाब दे सकते हैं। और उसका नाम याद रखिएगा, नाम है इमादुल मुल्क। क्लियर?
आरिज ममालिक के रूप में पहली नियुक्ति इमादुल मुल्क की है। नायब ममालिकात के रूप में पहली नियुक्ति ऐतगीन की है और ये नियुक्ति की थी बैराम शाह ने। इमादुल मुल्क की नियुक्ति की थी गयासुद्दीन बलबन ने। और अगले प्रश्न को आप देखिए, सूफी आंदोलन का प्रश्न है और ये कह रहे हैं कि स्त्री वेशभूषा में रहने वाले एकमात्र संत, स्त्री वेशभूषा में रहने वाले एकमात्र संत जिन्होंने नृत्य एवं संगीत में ही अपनी आध्यात्मिक सत्ता के दर्शन किए कौन है? शेख मूसा हैं, शहजादा मोहम्मद हैं, या फिर मुकदम मोहम्मद जलानी साहब हैं, या फिर नजमुद्दीन कलंदर हैं। जवाब बहुत आसान है और यहाँ पर सही जवाब है शेख मूसा। आप चाहें तो प्रश्न देख करके जवाब दे सकते हैं, रिप्लाई तो करना आपके हाथ में है। और अगर नहीं प्रश्न मान लीजिए बाय द वे आपको कन्फ्यूज़न है तो वेट करिए, जवाब तो मैं दे ही रहा हूँ। शेख मूसा, ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसे सूफी जिन्होंने स्त्री वेशभूषा में रहकर नृत्य एवं संगीत में ही उस आध्यात्मिक सत्ता का साक्षात्कार किया, उनका नाम है शेख मूसा। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि हमेशा एक प्रश्न सूफी आंदोलन से जरूर होता है। मेडवल इंडिया में एक प्रश्न भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन से होता ही है। मॉडर्न इंडिया में एक प्रश्न कांग्रेस, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी और 1857 के विद्रोह से एक प्रश्न होता ही है। ये टॉपिक बढ़िया से तैयार होने चाहिए। तो फिलहाल मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ये स्टेटमेंट किसका है और किस घटना से संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी परिवर्तन से, औरंगजेब का गोलकुंडा की वजह से, शेर शाह की मारवाड़ विजय से, या फिर अलाउद्दीन खिलजी की देवगिरी वजह से। और इस प्रश्न का संबंध है शेर शाह की मारवाड़ विजय से। शेर शाह की मारवाड़ विजय से, ये शेर शाह की कूटनीतिक विजय भी कही जाती है, मारवाड़ की विजय से। ध्यान रखिएगा, शेर शाह की 3 विजयों को याद रखिए। शेर शाह की बहादुरी पर कलंक, शेर शाह की बहादुरी पर कलंक कौन सी विजय है मुझे बताइए? और वो है रायसीन की विजय। शेर शाह की कूटनीतिक विजय, मारवाड़ की विजय, और शेर शाह की प्राणघातक विजय, ऐसी विजय जिसमें शेर शाह के प्राण गंवाने पड़े उसे अपनी, तो वो है, जवाब देंगे आप, कालिंजर की विजय। ध्यान रखिएगा और इनका क्रम भी आप याद रखिए और इनका सन भी याद रखिए और ये तीनों प्रश्न भी आप याद रखिए। हमेशा यहाँ से एक प्रश्न आता है युद्धों से विजयों का क्रम लगाने के लिए, तो विशेष तौर पे यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और ये 2 प्रश्न मैंने हमेशा की तरह फिर से इसको आपको रिमाइंड कराने के लिए शामिल किया है कि आपको फिर से याद आए, क्योंकि ये दोनों प्रश्न, एक प्रश्न अगला भी है और अभी वो जहारा वाला, तो लगभग आप मान के चलिए अलग अलग परीक्षाओं में इस तरह से पूछा गया। ये बताइए, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा संकलित पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी, तो कंफ्यूजन ना हो, और तारीख़ मोहम्मदिया, नाटे मोहम्मदी, ख़ानदान मोहम्मदिया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब सभी को पता है, नाटे मोहम्मदी। डाउट ना हो, इसी से जुड़ा हुआ मैंने दूसरा प्रश्न भी यहीं पे लगा दिया है कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो पैगंबर साहब की जीवनी है वो नाटे मोहम्मदी कहलाती है। और ये वाला देखिएगा आप कि शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने मुनिस अल अरवाह के नाम से किस सूफी का जीवन चरित्र लिखा? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब है, बहाउद्दीन जकारिया साहब है, शेख अहमद सरहिंदी साहब है, या फिर सलीम चिश्ती साहब है? तो मुनिस अल अरवाह। और जवाब है यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखिएगा, जहांआरा बेगम, नाटे मोहम्मदी, पैगंबर साहब की जीवनी, जियाउद्दीन बर्नी। ये दोनों प्रश्न एक साथ मैंने इसलिए रखे कि कम से कम इन फ्यूचर अगर ये प्रश्न कभी रिपीट हो जाए तो दिक्कत ना हो। और इस प्रश्न को देखिए, 9 फरवरी 1757 अली नगर की संधि। और ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंडिया में एक प्रश्न अक्सर करके संधियों से भी है।
संधियों का क्रम भी पूछा गया है, युद्धों के साथ उसका क्रम भी पूछा गया है। एक सर्वाधिक बार श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछी जाती है, हमेशा रिपीट हुई है। मद्रास की संधि हमेशा पूछी जाती है, मुंगी शिव गांव की संधि, बहुत सारी संधियां हैं। तो संधियों को भी आप एक बार, एक लेक्चर अभी मैं कोशिश करूंगा कि पूरे मॉडर्न इंडिया की सारी संधियों पर डिस्कस कर दूं। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, अलीनगर की संधि की बातचीत हो रही है और किसके बीच में हुई, सिराजुद्दौला क्लाइव, या फिर सिराजुद्दौला और ड्रेक, और सिराजुद्दौला और वॉटसन, या फिर अलीवर्दी खान और एडमिरल वॉटसन। बताएंगे मुझे आप। और सही जवाब है सिराजुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव। ठीक है ना। इसी संधि के बाद क्लाइव को मौका मिल गया था नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करने का। और फिर आपको पता है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सल्तनत समाप्त हो गई। तो क्लाइव 9 फरवरी 1757 सिराजुद्दौला के साथ संधि है और अलीनगर की संधि है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट किसने तैयार की? अवध कुशासन वाली रिपोर्ट है, गैर सरकारी रिपोर्ट तैयार स्लीमैन, बिशप हैबर, आउटरम या फिर कॉलिन कैम्बल। वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है प्रश्न में, मुझे बताइए। ये प्रश्न भी अक्सर कंफ्यूजन में होता है छात्रों के लिए, और यहाँ पर सही जवाब है बिशप हैबर। ठीक है। आउटरम की सरकारी रिपोर्ट है, इसी की रिपोर्ट पर डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था। ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है गैर सरकारी रिपोर्ट किसने तैयार की, तो वो है बिशप हैबर। सही है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगले प्रश्न पे आइए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रश्न है ये। किन स्थानों पर अधिक प्रभावशाली था? मिदनापुर, अमृतसर, बलिया, सतारा। कूटों के हिसाब से चयन करना है, तो मुझे बता सकते हैं 3 और 4, 1 और 2, 1, 2 और 4, 2 और 4। किन स्थानों पर? तो ऐसे भी इस प्रश्न को सामान्य कर दूं, अगर सामान्य भाषा में कर दूं, कन्वर्ट कर दूं इसको, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार का गठन हो गया और वहाँ पे ब्रिटिश जो प्रशासन है थोड़ी समय के लिए हट गया, अंग्रेजों का नियंत्रण उन क्षेत्रों से हट गया। तो आपको पता है बलिया है, सतारा है और मिदनापुर है। 1, 2 और 4, तो यहाँ पे जवाब है 1, 2 और 4। और ये ध्यान रखिएगा, बलिया चित्तू पांडे का नाम आता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। और मिदनापुर और सतारा भी याद रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित स्थानों पर, ये 2 स्थानों की बात कर रहा है, 3 स्थान यहाँ पे कर लीजिए इसको, किन स्थानों पर कर लीजिए, तो मिदनापुर, बलिया और सतारा अधिक प्रभावशाली था। तो इट इज मिदनापुर, बलिया और सतारा, 1, 2 और 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है जरबख्श अर्थात सोने का दान करने वाला। इस प्रश्न को जरूर याद रखिए, जरबख्श की उपाधि किसकी है? जरबख्श सोने का दान करने वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, बाबर। तो अब जवाब क्या आ गया आपके पास? महमूद शाह बेगड़ा। महमूद शाह बेगड़ा की उपाधि है जरबख्श। क्लियर बात हो रही है, मुझे बताइए। तो जरबख्श का संबंध है महमूद शाह बेगड़ा के साथ। क्लियर। ध्यान रखिएगा, तब की जब अक्सर कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक है लाख बख्श। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक उपाधि है लाख बख्श और एक उपाधि है पील बख्श, यानी हाथियों का दान भी करने वाला। तो ऐबक की ये 2 उपाधियां याद रखिए, लाख बख्श और पील बख्श। औरंगजेब की अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, प्रारंभिक उपाधि है इसकी बहादुर, और फिर इसको जिंदा पीर कहा गया है, शाही दरवेश भी कहा गया है। बाबर की एक उपाधि है, आपको पता है, कलंदर। ध्यान रहेगा, मुझे उम्मीद है ध्यान रहेगा।
और औरंगजेब के लिए ये भी कहा जाता है कि उसकी लेखनी बहुत अच्छी थी, उसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी, कुरान की प्रतियों को लिखता था और उसे बेचकर होने वाली आय से अपनी आजीविका का निर्वहन करता था। तो फिलहाल आपके लिए अगला प्रश्न है और इस प्रश्न को देखिए। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तो भाषा की एक पुस्तक पख्तून निकाली थी। पश्तो भाषा की एक पुस्तक पख्तून निकाली थी। 1931 में इस पत्रिका का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? देश रोजा, अल बिलाग, भारत माता या अलख आज़ादी? तो सही जवाब है देश रोजा। कहीं पर देश रोजा लिखा हुआ है, कहीं पे दश रोजा लिखा हुआ है। फिलहाल आप इसे देश रोजा यहाँ पर सही विकल्प है। और आपको पता है वो अल बिलाग और अल हिलाल और अल बिलाग ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के समाचार पत्र हैं। अल हिलाल और अल बिलाग ये समाचार पत्र हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आज की इस टेस्ट सीरीज़ में आपने लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्नों को समझा। प्रश्न यद्यपि कि 18 ही हैं, लेकिन आपने एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को हल किया, सारे विकल्पों के बारे में जानकारी ली और जो प्रश्न आपको डाउट में हैं उनको आप नोट कर लीजिए, या फिर जिन प्रश्नों को आप नहीं समझ पा रहे उनको नोट करिए। रिवाइंड करके आप क्लास को देख सकते हैं। और अब मुझे आज की क्लास को समाप्त करने की इजाज़त दें। अगले लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।